साथियों, बिना लेट किए हुए हम देखते हैं स्क्रीन पर। जहां तक अभी तक हमने सीखा, क्या क्या सीखा है आपने? तो आपने ये सीखा है, जैसा कि मैं डिटेल में बता दूं। तो आपने सीखा अभी तक कि आपका टेंसाइल स्ट्रेस, साथ में कंप्रेसिव, और इसका जो है टेंसाइल कंप्रेसिव के साथ इसका शियर स्ट्रेस भी सीख लिया। स्ट्रेस कैलकुलेशन के साथ साथ आपने देखा कि स्ट्रेस का जो ट्रू वैल्यू होता है वो क्या होता है, जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है वो क्या होता है। अब हम सीखने जा रहे हैं कि एफ साइलन, जिसका मतलब है कि आपका स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी। तो स्ट्रेन भी लाइकवाइज शियर स्ट्रेस की तरह, और जो भी टेंसाइल स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, उसी की तरह स्ट्रेन भी होता है। तो स्ट्रेन में एक टेंसाइल हो जाएगा, दूसरा स्ट्रेन का फॉर्म हो जाएगा आपका कंप्रेसिव, तीसरा स्ट्रेन का फॉर्म हो जाएगा शियर, जिसको हम शियर के फॉर्म में एप्सिलॉन टाउ लिख दें, या फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा के फॉर्म में। और जहां तक स्ट्रेन की बात है, इसकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आइए देखते हैं, बिना लेट किए हुए अब हम कंपैरिजन करेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। तो देखिए, इसमें एज इट इज हम ग्राफ को स्टडी करेंगे। ग्राफ की स्टडी में देख रहे हैं ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व इज आल्सो नोन एज द फ्लो कर्व। The true stress strain given is the true indication of the deformation characteristic because it is the based on the instantaneous dimension of the specimen. And general stress strain curve, stress drop down after necking since it is based on the original area. It is true strain curve. Stress, however, increases after necking since the cross section area of the specimen decreases rapidly after necking. अब देखिए यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व बना हुआ है, जिसमें डिनोट कर रहा परपेंडिकुलर वाली लाइन स्ट्रेस के लिए, और ये जो दूसरी वाली लाइन है स्ट्रेन के लिए। तो अगर स्ट्रेस का मतलब हम देखें तो स्ट्रेस का मतलब डिफॉर्मेशन लोड है, और जो भी डिफॉर्मेशन लोड आप लगा रहे हो उसके अगेंस्ट में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी वो दिखा रहा है। तो एज इट इज हम लोग जानते हैं कि स्पेशली इंजीनियरिंग मटेरियल, स्टील हो, या फिर जो है कोई माइल्ड स्टोन हो, या फिर कोई मटेरियलिस्टिक इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट हो, उस पर लोड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। लोड का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का होता है कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो होता है चेंज, वो बिल्कुल अ, एक जो है कांस्टेंट वैल्यू के अनुसार होता है, और ये होता है कि डिफॉर्मेशन रीगेन कर लिया जाता है। लेकिन जब नेकिंग हो जाती है, नेकिंग का मतलब होता है कि जब जो रॉड है उसमें एक तरह का परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रॉड है हमारा, और इसमें डिफॉर्मेशन इस तरह का नेकिंग शुरू हो गई यहाँ से। तो इस नेकिंग को कम धीरे धीरे करके ये टूटेगा, धीरे धीरे करके इसकी डिफॉर्मेशन परमानेंट होती जाएगी। इस डिफॉर्मेशन को ही हम कह रहे हैं कि जब इस तरह का डिफॉर्मेशन होगा तो उस टाइम पर अगर ट्रू स्ट्रेस है तो ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन वही इंजीनियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है तो अप्लाइड फोर्सेज भी डाउन होते जाते हैं, अप्लाइड फोर्सेज की जरूरत कम से कम पड़ने लगती है। इसके अकॉर्डिंग ये कम होता जाता है। तो फ्लो कर्व में आपको दोनों समझ में आ रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग आप अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है आपके स्पेशली स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में, तो आप मेंशन कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो अभी हमने किया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की स्टडी। इससे आगे बढ़ेंगे। सिंपल पावर में ये स्टडी सिग्मा ट्रू की वैल्यू होती है, सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू के इंटू एफ साइलन टी नॉट। और सिग्मा टू यानी ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है उससे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर क्या है कि हम कंप्लीट कैलकुलेशन कर रहे होते हैं स्टैंड फोर्सेज का। ठीक है, स्टैंड फोर्सेज में एयर ड्रैग भी होगा, जो फोर्स अप्लाई किए वो भी होगा, और डिफॉर्मेशन की वैल्यू भी होगी, और हो सकता है मोमेंट हो तो मोमेंट की वैल्यू होगी। तो इस तरह से कंप्लीट डिटेल कैलकुलेशन करते हैं। आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है वो देखिए, यहाँ पर इस कर्व में आप देख रहे होंगे
अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस वो स्ट्रेस है, स्ट्रेस यानी लोड की वो वैल्यू है, मैक्सिमम लोड की वो वैल्यू है जिसके बाद नेकिंग शुरू हो जाती है, यानी पी मैक्स इसको कह सकते हैं हम। लोड लगाने वाला जो पी मैक्स है उसके बाद ये नेकिंग शुरू हो जाएगी। तो पी मैक्स इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ट्रू स्ट्रेस। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्या है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पी मैक्स अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। इसके बाद जो है नेकिंग शुरू हो जाएगी और क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। द ट्रू स्ट्रेस एट द मैक्सिमम लोड। अब ट्रू स्ट्रेस इस पे क्या होगा? पी मैक्सिमम अपॉन एरिया। एरिया कौन सा? वो एरिया जहां पर डिफॉर्मेशन आपका हो चुका है, यानी चेंज हो चुका है एरिया, तो उस चेंज वाले एरिया की वैल्यू यहाँ पर डालिए। तो सिग्मा जो ट्रू स्ट्रेस है वो हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि चेंज वाला जो एरिया है वो हमेशा जो ओरिजिनल एरिया से थोड़ा कम होगा, क्योंकि इलंगेशन हो चुका होगा हल्का फुल्का। तो उस इलंगेटेड पार्ट में जब फोर्स ऑफ मैक्सिमम लगा चुके हैं तो इलंगेशन जरूर हो जाएगा। इलंगेशन जरूर हो जाएगा तो एरिया में माइनर चेंज हो जाएगा। उस माइनर चेंज को यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाएगा, जिसको हम ट्रू स्ट्रेस बोलेंगे। तो ट्रू स्ट्रेन क्या होगा एक्टिव मैक्सिमम लोड? तो ट्रू स्ट्रेन होगा कि ए नॉट एरिया चेंज है और अपन ओरिजिनल एरिया एल एन करके इसको कैलकुलेट करेंगे, या फिर ए नॉट अपन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई टू द पावर ये ई टू द पावर ये वाली वैल्यू, यानी एफ साइलेंट ट्रू। तो एफ साइलेंट ट्रू की वैल्यू कैलकुलेट होगी। यहाँ पर एफ साइलेंट ट्रू मतलब क्या? एफ साइलेंट जो ट्रू है ये है स्ट्रेन, और स्ट्रेन की वैल्यू 0.1 से लेके 0.5 के बीच होगी। 0.1 से लेके 0.5 के बीच होगी। देखिए यहाँ पर मेंशन है मोस्ट ऑफ द मेटल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर ई टी हमें पता चल गया, तो हम ए नॉट अपॉन ए की जगह ई होल टू द पावर ई टी रखेंगे यहाँ पर वैल्यू। तो देखिए आगे जब भी कैलकुलेशन आएगा तो सिग्मा यू टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू इज इक्वल टू पी मैक्स अपॉन ये। तो पी मैक्स अपॉन ये, तो हमें यहाँ पर ए नॉट को यूज कर लिया अलग से, और ए नॉट को यूज करने के बाद अपन ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू सिग्मा ये अपॉन ई टू दी पावर एप्सिलॉन टी, यानी ट्रू वैल्यू। और सिग्मा यू होता है ये वैल्यू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो जो रिलेशन निकल कर आया है हमारा सिग्मा यू टी की वैल्यू आई है सिग्मा यू यानी अल्टीमेट स्ट्रेस इंटू एप्सिलॉन, और ई टू दी पावर क्या है यहाँ पर टी, ट्रू स्ट्रेस। एफ साइलेंट ट्रू स्ट्रेस। तो ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। ट्रू स्ट्रेन क्या होता है? 0.1 से 0.5 के बीच होगा। तो ई टू दी पावर 2, और 2.71 होता है, हमें पता है ई की वैल्यू 2.71 टू दी पावर 0.1 से 0.5 निकालेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा जो इन जनरल 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वो हमें यहाँ पर वैल्यू निकालने के बाद ये हमारा पी मैक्स की वैल्यू आएगी। और पी मैक्स जो हमारा सिग्मा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ट्रू वाला होता है वो हमेशा थोड़ा सा अलग होगा, एक्स्ट्रा होगा। कौन से? जो रीजनिंग स्ट्रेस है। आगे बढ़िए। आगे देखिए। अच्छा, इस बातों को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि कभी कभी आपसे ये कंफ्यूजन के लिए पूछा जाएगा, तो इसलिए ट्रू वाली वैल्यू को याद रखिएगा। ट्रू का मतलब ट्रू का मतलब ये है कि जो डिफॉर्मेशन को कैलकुलेट करते हुए आपने ले लिया वो ट्रू है, और यदि आपने डिफॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं किया है तो वो ट्रू नहीं है। ठीक है, समझ लिया आपने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। लेटेस्ट टू एग्जाम्पल वनली इलांगेशन नो नेक इन्फॉर्मेशन। अब देखो, अब कोई नो नेक फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो रहा। क्या हो रहा? सिर्फ इलांगेशन हो रहा है। इलांगेशन का मतलब जो ये लंबाई है इसमें चेंजेज हो रही है, मेटल की लंबाई में चेंज हो रही है, तो इलांगेशन सिर्फ हो रहा। उस केस में हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई नेक नहीं बन रहा। नेक का मतलब रफ्ट चेंज, अब्रप्ट चेंज, क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया में ज्यादा चेंज हो उसको नेकिंग कहते हैं। नेकिंग का मतलब अब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस लग चुका है। आगे देखिए, इन द टेंशन टेस्ट ऑफ द रॉड शो इन द इनिशियली इट वाज ए नॉट क्रॉस सेक्शन एरिया ए नॉट इज इक्वल टू 50 mm², L naught is equal to 100 mm. L naught is equal to 100 mm. After application of load, A is equal to 40 mm square. A is equal to 40 mm एरिया घट गया। अब ये
और L इज इक्वल टू क्या है 1 to 5 mm। डिटरमाइन द ट्रू स्ट्रेन यूजिंग चेंज इन बोथ लेंथ एंड एरिया। हमें दोनों को यूज करके हमें डिफाइन करना है ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू। ट्रू स्ट्रेन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि ये वाली वैल्यू को हमें निकालना है। तो इस वाली वैल्यू को हमने निकालने के लिए क्या सीखा था कि एल एन क्या ए नॉट अपॉन ए, ठीक है, एल एन ए नॉट अपॉन ए। तो एल एन ए नॉट की वैल्यू रखो यहाँ पर और ए की वैल्यू रखो। ए नॉट की वैल्यू है 50, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 40 है। तो ठीक है 50/40, एल एन 50/40 आ गया आपका। तो ये वैल्यू 50/40 की कैलकुलेट करेंगे तो 5/4 आ जाएगा एल एन, ठीक है। तो इस तरह से हम एल एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। और दूसरा ये तरीका है ए नॉट फॉर check that first we all check that does not member neck or not। नेक फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है इसको चेक करने के लिए यहाँ पर एक और फार्मूला दिया हुआ है। नेकिंग होगी तो क्या होगा, नेकिंग नहीं होगी तो क्या होगा। द वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन एज्यूम टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन ए नॉट एल नॉट इज इक्वल टू ए नॉट एल नॉट। ये वैलिड है किसके लिए, नेक इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए। अगर नेक फॉर्मेशन हो चुका है तो उस केस में क्या है, नेक फॉर्मेशन नहीं हुआ तो उस केस में क्या है। तो हम चेक करने के लिए यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर नेक फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ इसको चेक करना, देर नो नेक फॉर्मेशन या फिर नेक फॉर्मेशन हुआ। तो 5 into 100 कर दिया हमने, 50 into 100, एल नॉट ए नॉट कर लिया तो 500 हो गया। 40 into 125 तो हो जाएगा ये फिर 500। तो यहाँ पर दोनों के केस में बराबर है, इसका मतलब नेक का कोई फॉर्मेशन नहीं है। अब हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट वैल्यू दोनों से कैलकुलेट करी जा सकती है, जैसा कि मैंने बताया 5/4 ये वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी। और यहाँ पर ये वैल्यू इससे आप रख सकते हो एल डी एल अपॉन एल। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या फिर जो चेंज वो जो नई वाली लेंथ आई है और जो पुरानी लेंथ है उसका वैल्यू। तो यहाँ पर आपने निकाल लिया एल अपॉन एल नॉट, यहाँ पर आपने सीखा, ठीक है। तो ये है आपका सिस्टम, समझने के लिए काफी है। अब आपको वैल्यू कैलकुलेट हो गई ट्रू स्ट्रेंथ की। आइए देखते हैं एलांगेशन विथ नेक फॉर्मेशन। अगला है, अभी देखिए नेक फॉर्मेशन नहीं हुआ था तो वैल्यू है। नेक फॉर्मेशन के लिए आपको हमने चेक करने के लिए दो फार्मूले आपको स्टेटिनिस बता दिया, ए नॉट एल नॉट इक्वल टू ए नॉट इन ए इंटू एल, मतलब नया वाली वैल्यू जो आ रही है और पुरानी वैल्यू। और जब भी हमें एल एन के फॉर्म में कैलकुलेट करना होगा स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इक्वल टू ए नॉट अपॉन ए, यानी ओरिजिनल एरिया अपॉन चेंज चेंज वाला एरिया, और ये चेंज वाला एरिया हो जाएगा। इक्वल टू आ जाएगा चेंज वाला लेंथ एल एन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल नॉट। तो ये पूरा पूरा आपका थिएटर बनेगा, समझ में आया। आगे बढ़िए, इस पूरी भी जो इंफॉर्मेशन है, जो थ्योरेटिकल है, जो मैथमेटिकल है, कैलकुलेशन है, इन सबको आप माइंड में ध्यान रखते हुए कैलकुलेट करेंगे, जिससे आपके दिमाग में ये चीजें अच्छे से बैठ जाएं। क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग की कैलकुलेशन कर रहे होंगे एग्जाम में, स्पेशली इंजीनियरिंग के एग्जाम टाइम ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ जहां पर आप एक्सटर्नल पेपर दे रहे होंगे, उसमें आपका ये क्वेश्चन आएगा तब आप करेंगे और तब ये बहुत ही हेल्प करेगा। और जब एक्सटर्नल में कहीं कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे होंगे तब भी ये हेल्प करेगा। एलांगेशन विथ नेक फॉर्मेशन के फॉर्म में अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अ डक्टाइल मटेरियल विच टेस्टेड सच necking occurs, then the final gauge length is L is equal to 140 mm and the final
मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू 35 mm²। यहाँ पर मिनिमम क्रॉस सेक्शन ये है और ओरिजिनल वाला क्रॉस सेक्शन का एरिया ये है। तो कह रहे हैं एल नॉट इज इक्वल टू 100 है और अब 140 हो गया है। डिटरमाइन द ट्रू स्ट्रेन यूजिंग द चेंजेज इन बोथ लेंथ एंड एरिया। अब इस केस में क्या है, हमें पहले चेक करना है कि नेकिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस केस में देखेंगे 140 इंटू 35 इक्वल टू 50 इंटू 100। ठीक है, तो अब यहाँ पर 100 से हो जाएगा 50 100 और यहाँ पर 35 इंटू 140 कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये आएगा आपका। बहुत इजी कैलकुलेशन करने के लिए आपको इसको हमें क्या करना है कि 35 का इसमें 14 से गुणा करिए और मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखिए। यहाँ पर आपको कैलकुलेटर लगाने की अनुमति होगी और कैलकुलेटर लगाइए फास्ट कैलकुलेशन के लिए, तो ज्यादा जल्दी होगा। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन की वैल्यू के बाद आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 4900 और दूसरी वाली 5000। तो एक में आ रही है आपकी 4900 और यहाँ पर दूसरे वाले में आ रही है। तो देखिए ओरिजिनली इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, बराबर नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका नेकिंग होगा। यहाँ पर नेकिंग हुआ है, तो नेकिंग हुआ है तो नेकिंग वाला फार्मूला भी लगेगा। ए नॉट एल नॉट इतना और ये वैल्यू इतना आई है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका चेंज हुआ है। तो नेक फॉर्मेशन इज देयर, नोट ए नॉट एल नॉट इज ग्रेटर देन ए एल। ए नॉट एल नॉट यहाँ पर देखिए, अब चेक कर रहे हैं फॉर्मेशन, नो ए नॉट एल नॉट इज ग्रेटर देन ए एल। एल मतलब आफ्टर डिफॉर्मेशन की वैल्यू। तो देयरफॉर थ्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ए, तो यहाँ पर 50 अपॉन 35 करा ये वैल्यू आएगी। और ऐसे ही चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ करेंगे तो ये वैल्यू आएगी जैसा आपने एबव लगाया है। तो यहाँ पर जो इलंगेशन की वैल्यू आएगी कौन सी, बट एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू 140 अपॉन 100। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है 0.33, इट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि नेकिंग के बाद जो वैल्यू मैक्सिमम वाली कैलकुलेट होगी वो आएगी, तो ये मैक्सिमम कैलकुलेट आएगी। आफ्टर नेकिंग लेंथ गिवन एरर बट area and diameter can be used for the calculation for true strength fracture and before the fracture also। नेकिंग के केस में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, आफ्टर नेकिंग गेज लेंथ गिवन एरर, बट जो गेज लेंथ से कैलकुलेट करेंगे उसमें एरर आ सकती है बता रहा है, लेकिन नेकिंग में क्योंकि लेंथ अब्रप्ट बढ़ती है इसकी वजह से कह रहा है कि लेंथ में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एरिया में कंपेरेटिवली ज्यादा सही कैलकुलेशन होगा। तो एरिया की वजह से, एरिया से जो वैल्यू कैलकुलेट करके लाएंगे वो वाली वैल्यू सही होगी। तो आगे बढ़िए, अब आता है फेमस एक लॉ है जो हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ क्या कहता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हुक्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पर हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस मतलब जो लोड आपने अप्लाई किया है, स्ट्रेस यानी डिफॉर्मेशन के लिए जो लोड अप्लाई कर रहे हैं हम, वो डिफॉर्मेशन वाला लोड हमेशा प्रोपोर्शनल होता है कौन से लोड के, जो स्ट्रेन है। तो सिग्मा इक्वल टू सिग्मा इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर एक कांस्टेंट आपका जनरेट होगा, वो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो इक्वेट करता है सिग्मा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जहां पर टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेन है, और सिग्मा टेंसाइल स्ट्रेथ है। सेम वाइज अगर हम शेयरिंग स्ट्रेस देखेंगे तो यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू होगी टाउ इज इक्वल टू जी इंटू शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन का कोफिशिएंट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन द शेयर या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। जी और ई इन दोनों का
आप अगर फर्दर इंजीनियरिंग कैलकुलेशन करेंगे आगे तो वहां पर आपको मिलेगा इसका डिटेल स्टडी, और जगह जगह यूज होगा। ये हमेशा इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप के मेटेरियल के लिए डिफरेंट होते हैं। स्टील या फिर जो है रॉट आयरन या फिर कास्ट आयरन, इन जनरल इन तीन तरह के कंपोनेंट के लिए अलग वैल्यू होती है। इसी का यूज इन जनरल किया जाता है जब भी इंजीनियरिंग डिजाइन कर रहे होते हैं हम। आगे फर्दर पढ़ेंगे, जब आगे देखेंगे, आगे देखते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को स्टडी करने के लिए हमें एज इट इज पहले फॉर्मूला देखना होगा इसका, और फिर इसके डिटेल में डेप्थ में जाएंगे। तो मित्रों हमने देखा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। वॉल्यूमेट्रिक होता है, जैसा कि पता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो ए रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट ऑफ द लेंथ चेंज होल्ड फॉर द थ्री डायमेंशनल चेंज फॉर द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम होगा ये, स्पेशली जब हम चारों तरफ से फोर्स लगा रहे होंगे। स्पेशली ये ऐसे इन्वायरमेंट की बात कर रहा है जैसे कि आप लिक्विड में डिप कर दिए, या फिर ऐसा कोई इन्वायरमेंट जहां पर चारों तरफ से फोर्स लग रहे हो, वॉल्यूम चेंज हो रहा, वॉल्यूम वॉल्यूम उसका जो है ओरिजिनल वॉल्यूम से कंट्रैक्ट हो रहा हो, तो वहां पर ये देखेंगे हम। तो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू होती है डेल वी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ए वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट है के, वो लिखा हुआ पी बाई के। V is the final volume and V naught is the original volume, and delta V is the volume change. Volumetric strain is the ratio of value of the change in the same unit। ठीक है, डायमेंशनल यूनिट है तो सेम हो जाएगा, इसलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये तो आपको पता ही है पहले से। इसलिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर 1 का ही चल रहा अगला, स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में अगर हम देखें तो ये स्टडी कैसे करते हैं। तो स्टडी करने के लिए अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को और डीप में एनालाइज करना है तो एक्सियल के फॉर्म में से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे कितना चेंज हुआ, वाई पर कितना चेंज हुआ और जेड पर कितना चेंज हुआ, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। तो यानी एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 के फॉर्म में इसको नॉर्मल डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डायलेशन लिखा हुआ है। डायलेशन क्या होता है? द हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट ऑफ द टोटल फोर्स टोटल स्ट्रेस कंट्रीब्यूट टू द डिफॉर्मेशन बाय चेंजिंग द एरिया वॉल्यूम थ्री डायमेंशनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एरिया और वॉल्यूम चेंज इज कॉल्ड डायलेशन। अब यहाँ पर जो बात हो रही है ये हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट की बात हो रही है, जैसे कि वाटर है या वाटर में डिप कोई मटेरियल है, उस पर अगर किसी तरह का डिफरेंट टाइप का फोर्स लग रहा है चारों तरफ से, तो उसके वॉल्यूम में चेंज होगा, जैसे मैंने पहले बताया। तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज होगा, तो उस केस में ये है कि इस प्रोसेस को जो ये चेंज हो रहा है वॉल्यूम का, ये डायलेशन हो रहा है, डायलेट हो जा रहा है वॉल्यूम, पहले वाले वॉल्यूम से कम हो जा रहा है वॉल्यूम। तो इसको क्या कहते हैं? ये जो है वॉल्यूम या तो इंक्रीज कर जाएगी या तो डिक्रीज कर जाएगी उस स्ट्रेस की इफेक्ट से। तो उसके द्वारा जो स्ट्रेन कैलकुलेट होगा वो पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम कुड बी इंक्रीज और कुड बी डिक्रीज। जैसे गैस के फॉर्म में हो गया, लिक्विड के फॉर्म में जब बात हो रही है तो गैस भी होगा, और सॉलिड के फॉर्म में बात होगी तो सॉलिड की स्टडी होगी। यहाँ पर जब हाइड्रोस्टैटिक की बात होगी तो लिक्विड या फिर गैस, इसकी स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो जहां पे वॉल्यूम का चेंज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, तो वहां पे ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगी। डायलेशन का मतलब हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट ऑफ द टोटल स्टेट कंट्रीब्यूट डिफॉर्मेशन to the changing area of an object. Area volume change is called dilation. एरिया और वॉल्यूम चेंज इज कॉल्ड डायलेशन। और हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट का टोटल स्ट्रेस कंट्रीब्यूट टू द डिफॉर्मेशन चेंजिंग एरिया। जो भी टोटल स्ट्रेस उस पर लग रहा है, वो स्ट्रेस जो भी टोटल स्ट्रेस उस पर लगता है, उस स्ट्रेस की टोटल वैल्यू जो कंट्रीब्यूट करती है उसको, जो टोटल स्ट्रेस की वजह से जो एरिया में चेंज होगा या वॉल्यूम में चेंज होगा, उसको डिफॉर्मेशन बाय द चेंजिंग द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट में टोटल स्ट्रेस कंट्रीब्यूट होगा। ठीक है, कंट्रीब्यूट कौन सा स्ट्रेस? एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में जो टोटल स्ट्रेस कंट्रीब्यूट हुआ, उसके द्वारा जो वॉल्यूम का डायलेशन हो रहा, कम हो जा रहा वॉल्यूम या इंक्रीज हो जा रहा वॉल्यूम, तो उसकी वैल्यू को हम क्या है कैलकुलेट करेंगे। तो वो हमारा कैलकुलेट होगा। निगेटिव या पॉजिटिव में हो सकता है डायलेशन। डायलेशन की वैल्यू को डिनोट करते हैं ई से। ई इज इक्वल टू फोर्स पी अपॉन कंस्टेंट के। ठीक है, वहां प्रेशर पी है। ठीक है, डिफरेंट टाइप का जो फोर्स है, फोर्स यहाँ पे प्रेशर होगा क्योंकि वो डिप वॉल्यूम है। तो एंग मॉडुलस के बारे में आप देखिए, डायलेशन के बारे में आप ध्यान से रखिएगा। कभी कभी कोई एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन पूछ सकता है, डायलेशन क्या है या डायलेशन का ये जो आपका डायलेशन का ये वैल्यू है,
डायलेशन का ये वाली वैल्यू आप पूछ सकती है। डायलेशन ये फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू पी बाई के। पी यहाँ पर प्रेशर है ना कि फोर्स, ध्यान रखना है। पी कोई लोड नहीं है क्योंकि प्रेशर है। जब भी आप स्टडी कर रहे हो हाइड्रोस्टेटिक की, डायलेशन की बात है, हाइड्रोस्टेटिक माइंड में रखना। हाइड्रोस्टेटिक जब माइंड में रखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फोर्स है या फिर प्रेशर है वहां पे। तो यहाँ पर प्रेशर है, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर अगला पॉइंट है यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो अभी हमने हुक्स लॉ में पढ़ा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वही है ये। ई इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए इंटू डेल। तो यहाँ पर सिग्मा बाई ई होगा क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, तो वहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए, और यहाँ पर डेल बाई एल क्या होता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसको ये वाला जो फार्मूला जो आया है ना, ये वाला फार्मूला है डेल बाई ए। यहाँ पर ई की वैल्यू रखी गई है और यहाँ पर पी बाई ए फोर्स अपन एरिया रखा गया है, सिग्मा की वैल्यू। तो ये पूरा कैलकुलेशन आया, ये दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर बहुत इजी है लेकिन कन्वर्जन है माइंड का, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जैसे शियर मॉडुलस जी इज इक्वल टू टाउ बाई गामा, टाउ बाई गामा, फिर वही चीज सेम टू सेम टाउ बाई गामा की वैल्यू भी जैसे कि यहाँ पर आया था। शियर स्ट्रेन है ये, तो शियर स्ट्रेन की वैल्यू है डेल बाई एल, और यहाँ पर फोर्स पी बाई एरिया, ठीक है। तो ये भी समझ में आपको आ रहा होगा। अब बल्क मॉडुलस या फिर वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, यहाँ पर वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर बल्क मॉडुलस, जहां पर हमने अभी देखा था के इज इक्वल टू क्या था, अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की स्टडी करते वक्त हमने देखा था। यहाँ पर देखिएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्टडी की स्टडी करते वक्त हमने देखा था कि एफ साइन वी इज इक्वल टू पी बाई के या फिर डेल वी बाई वी नॉट। तो यही वैल्यू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की यहाँ पर फिर से रखी गई है। तो वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी क्या होता है, के की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करी जाएगी। तो के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फोर्स है पी, यानी फोर्स का मतलब यहाँ पर प्रेशर डेल पी अपॉन चेंज इन प्रेशर डेल पी अपॉन डेल वी बाई वी यानी स्ट्रेन, और स्ट्रेन का जो रिजल्टेंट आता है डेल आर बाई आर आता है यानी रेडियस के फॉर्म में। तो ये भी हो सकता है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये इस तरह से होगा कि आर डेल पी बाई डेल आर हो जाएगा या फिर वी डेल पी बाई डेल वी हो जाएगा। तो ये माइंड में रखने के लिए आपको चाहिए, तो ये यहाँ पर आप रख सकते हो। और अभी जस्ट आपने सीखा है डेल पी बाई, ये देखिए आपका ई इज इक्वल टू जो हमने बताया डेल वी बाई वी, ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम या फिर चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। तो यहाँ पर ये है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेज पर बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इन थ्री कांस्टेंट में रिलेशनशिप क्या होता है, जो ये तीनों कांस्टेंट है इनका रिलेशनशिप आपस में क्या होता है वो देखिए। तो रिलेशनशिप के लिए ये वाला फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो ये वाला फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो इसलिए इसको माइंड में रखने के लिए इन तीनों का आपस में रिलेशन निकाला गया है कैलकुलेट करके। तो इज इक्वल टू 2g ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, यहाँ पर E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू हो जाता है, इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू या फिर 9kg अपॉन 3, ठीक है। जी के है वॉल्यूमेट्रिक बल्क मॉडुलस, और यहाँ पर E तो आपको पता है, E मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो है। म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो, ठीक है। अब ये सारी बातें आप ध्यान से सुनिए। E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, हम डायरेक्ट यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में, 3k 1 माइनस म्यू 2 म्यू या फिर 9kg अपॉन 3k प्लस जी। ये रिलेशन आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए हिंट भी करा गया है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बार बार ही पूछा जाएगा, बार बार कहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा। फॉर ए लीनियर, अब देखिए आगे कुछ चीजें लिखी गई हैं। फॉर ए लीनियरली इलास्टिक या आइसोट्रॉपिक या फिर होमोजीनियस मटेरियल है, लीनियरली इलास्टिक हो कोई मटेरियल या फिर आइसोट्रॉपिक है या फिर होमोजीनियस मटेरियल है, द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट रिक्वायर्ड टू रिलेट स्ट्रेस स्ट्रेन इज 2। तो नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट यहाँ पर दो ही होगा, कौन सा, स्ट्रेस का और स्ट्रेन का होगा। इन एनी टू ऑफ द फोर मस्ट बी नोन,
तो दो रिलेशन आपको पता होने चाहिए इन तीनों में से, इन तीनों में से दो रिलेशन पता होने चाहिए। या फिर आप ऐसे याद कर लो, E इज इक्वल टू 2G 1 + म्यू इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू। ये आप आपस में अगर याद रखे हो तो ये वाला रिलेशन अपने आप याद हो जाएगा। या फिर E इज इक्वल टू 9 kg/3K+G, 9 kg/3K+G ऐसे याद कर लो। इफ द मटेरियल इज नॉन आइसोट्रॉपिक, यानी एनिसोट्रॉपिक है, मटेरियल आइसोट्रॉपिक नहीं है, ये स्मूथ नहीं है, डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बना हुआ है, कहीं इलास्टिसिटी ज्यादा, कहीं मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा, कहीं उसकी जो है स्ट्रेंथ ज्यादा, तो उस केस में क्या होगा, द इलास्टिक मॉडलिंग विल वेरी विद द एडिशनल स्ट्रेस अपीयरेंस सिंस। अब वहां पर जगह जगह पर स्ट्रेस, अगर एडिशनल स्ट्रेस होगा तो वहां पर वैल्यू चेंज होगी, मॉडुलस चेंज होगा, इलास्टिक मॉडुलस, तो उसकी वजह से वैल्यू चेंज होगी। तो वैल्यू चेंज होगी, वो वैल्यू क्या आएगी उसके बारे में देखिए। एडिशनल स्ट्रेस अपीयरिंग सिंस देयर इज अ कपलिंग बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड द नॉर्मल स्ट्रेसेस इन द एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। जो मटेरियल ऐसा है जिसकी स्ट्रेंथ जगह जगह पे चेंज हो रही है, तो वहां पर स्ट्रेस भी चेंज होगा, तो स्ट्रेस चेंज होगा तो वहां पर इस टाइप का बिहेवियर देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि कपलिंग होगी स्ट्रेस की और स्ट्रेन की। तो नॉर्मल स्ट्रेसेज की वहां कपलिंग हो जाएगी और उसके लिए अलग से फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल है यहाँ पर, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल 200 पास्कल रिस्पेक्टिवली अदर इलास्टिक मॉडुलस। तो E इज इक्वल टू 2G प्लस 1 + म्यू, तो यहाँ पर आप रख दोगे G की वैल्यू दे रखा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 80, तो यहाँ पर 80 रखोगे, और 1 + म्यू, म्यू आपको कैलकुलेट करना है, E की वैल्यू भी दे रखा है इन्होंने, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200, तो 200 अपॉन यहाँ पर 80 हो जाएगा, 200/80 इंटू 2, और ये देखिए वैल्यू आ जाएगी 0.25 म्यू की, और म्यू यहाँ पर पुट करोगे तो के की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट होके आ जाएगी। ऐसे बल्क मॉडुलस कैलकुलेट हो जाएगा, पॉइजन रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। क्लियर कॉन्सेप्ट? माइंड बिल्कुल शार्प रखिएगा, शांत रखिएगा, अच्छे से सीखिएगा, तभी ये क्लियर होगा। ये बहुत ही बेसिक है, यहीं से आपकी शुरुआत हो रही है, यहीं से इंजीनियरिंग के आगे वाले जो टॉर्सन है, बेंडिंग है, और डिटेल में स्टडी जब करोगे, जहां पर आप डिफरेंट टाइप के लोड की एनालिसिस कर रहे होगे, वहां पर ये बहुत ही काम आने वाला है। एक साथ सभी फार्मूले लग रहे होंगे और सब लोड की एनालिसिस कर रहे होगे, तब आपका दिमाग घूमना नहीं चाहिए। यहाँ पर आप अगर अच्छे से मेमोराइज कर पा रहे हो, आप 2-3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, फोकस करिए, 2-3 बार 4 बार वीडियो को देखिए। अगर वीडियो को 4-5 बार रिवाइज कर लेते हो, तो आप, मैं गारंटी देता हूँ कि बिल्कुल ही ये मेमोराइज हो जाएगा माइंड में। बहुत ही सिंपल है, बहुत टफ नहीं है ये। ठीक है, आइए देखते हैं पॉइजन रेशियो क्या होता है। पॉइजन रेशियो अभी हमने पढ़ा, पॉइजन रेशियो होता क्या है वो देखिए। पॉइजन रेशियो ट्रांसवर्स स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मतलब लैटरल स्ट्रेन का मतलब वो स्ट्रेन जो लैटरल डेविएशन आया है, लैटरल डेविएशन आया है इनिशियल शेप में, एक लॉन्गिट्यूडिनल डेविएशन आता है, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब एक्सियल डेविएशन आ गया, और एक है लैटरल, उसके साइड बाय साइड डेविएशन आया। इन दोनों डेविएशन का जो रेशियो है, यानी स्ट्रेन का जो रेशियो है, उसकी वैल्यू को हम पॉइजन रेशियो बोलते हैं। थ्योरी, द थ्योरी ऑफ आइसोट्रॉपिक इलास्टिसिटी अलाउ पॉइजन रेशियो द रेंजेज पॉइंट -1 से 1.2 तक, यानी -1 से 0.5 तक अलाउड करता है। आइसोट्रॉपिक इलास्टिक मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है कितनी, -1 से 0.5 तक हो सकती है। तो ये भी ध्यान रखना, ये रेंज है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, किसी भी पीएसयू के एग्जाम में या फिर गेट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि वैल्यू कितनी हो सकती है इलास्टिक मटेरियल के लिए। इलास्टिक मटेरियल के लिए, आइसोट्रॉपिक इलास्टिक मटेरियल है तो 1 से लेकर 0.5 तक। ध्यान रखना पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो यहाँ पे है। पॉइजन रेशियो होता क्या है, तो लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल, लैटरल स्ट्रेन यानी एप्सिलॉन वाई अपॉन एप्सिलॉन एक्स, लॉन्गिट्यूडिनल एक्स। तो पॉइजन रेशियो इन द वेरियस मटेरियल आगे मेंशन है, वेरियस मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो होता क्या है उसके बारे में आगे थोड़ा सा मेंशन है। आगे देखते हैं। स्टील के लिए पॉइजन रेशियो है 0.25 से 0.33, रबर के लिए 0.48 से 0.5, बहुत माइनर सा गैप है, 0.48 से 0.5, बिल्कुल 0.02 का डेविएशन होगा। तो रबर के लिए पॉइजन रेशियो में ज्यादा चेंज नहीं है, 0.5 के आसपास है। स्टील के लिए पॉइजन रेशियो 0.25 से 0.33 है। कास्ट आयरन के लिए 0.23 से 0.27 है। ये बहुत मतलब कि माइंड में रखने वाली चीज है। कंक्रीट के लिए 0.2 होता है,
और नॉवेल फॉर्म के लिए नेगेटिव होता है। तो ये वी यूज कॉर्क इन अ बॉटल, कॉर्क इन अ बॉटल एज अ कॉर्क इजिली इंसर्टेड एंड रिमूव्ड एट इट also withstand the pressure from within the bottle. Cork with a Poisson ratio of nearly zero. It is the ideal in this application. हम लोग जानते हैं कार्क जो है बोतल में, बोतल को पैक करने के लिए ऊपर से ढक्कन के फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग, कैप को कैप के फॉर्म में यूज करते हैं, उसमें पुश कर देते हैं इन जनरल। तो उसको यूज क्यों करते हैं, यहाँ पर वो चीज दी गई है। यूज क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं, कार्क बॉटल में इजिली इंसर्ट हो जाता है और रिमूव हो जाता है, और ये जो है विथस्टैंड कर सकता है प्रेशर को विद इन द बॉटल, बॉटल के प्रेशर को, जो बॉटल के अंदर प्रेशर है उसको विथस्टैंड करता है, सहन करता है। और जो है पॉइजन रेशियो उसका क्या होता है, पॉइजन रेशियो उसका नियर बाई जीरो होता है। हमने देखा कि बाई एक्सियल स्ट्रेस में स्टडी करेंगे, बाई एक्सियल स्ट्रेस और एलंगेशन, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला टॉपिक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं डिटेल में, क्योंकि ये बाई एक्सियल स्ट्रेस की स्टडी करेंगे तो यहाँ पर डिटेल में जाएगा बाई एक्सियल स्ट्रेस और उसके बारे में लगने वाले लोड के। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हेडिंग 1.12 से आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं अभी तक का जो हमने पढ़ा है उसको आपने अच्छे से समझा है, ग्रैप्स किया है, अपने अंदर इनहॉल किया है, इनकलकेट किया है। और अगर नहीं कलकेट हुआ है तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, तिबारा देखिए और ट्राई करिए कि अपने आप को इनकलकेट करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा इंजीनियरिंग का जो बेसिक है, जो स्पेशली सॉलिड मैकेनिक्स का बेसिक है, वो आपके माइंड के अंदर आ सके। जब माइंड के अंदर ये बेसिक आ जाएगा ना, तो इसके बाद आप कैलकुलेशन, आपका जो बेसिक क्लियर होगा तो आगे वाला जो कैलकुलेशन है बड़ा इजिली आप कर पाओगे। तो यहीं पे हम इसको विराम देते हैं। धन्यवाद। यदि आपको सब कुछ सही सा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहे इजिली। धन्यवाद।